हाँ तो नमस्कार, जय हिंद आप सभी प्यारे भाई को। सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझेंगे इस सवाल में, और वो भी आपके कॉन्सेप्ट के मदद से समझेंगे। आप सभी भाई वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपका एक ही काम है। और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप जरूर कमेंट में राय दीजिएगा, अपना राय। चलिए अब वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं सीधे सवाल की ओर। पहला और इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। सबसे पहला सवाल है और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका इसका पहला ऑप्शन है राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी आपका राष्ट्रीय आय, और ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसमें सबसे पहले समझेंगे भाई प्रति व्यक्ति आय को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में प्रति व्यक्ति आय को पीसीआई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पीसीआई, जिसका कि पूरा नाम होता है पर कैपिटा इनकम। तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है भाई? हमारे रहन सहन को मतलब जो स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे कौन बनाते हैं? तो भाई आपका प्रति व्यक्ति आय कौन बनाते हैं? हमारे रहन सहन को अच्छे स्टैंडर्ड कौन बनाते हैं? तो आपका प्रति व्यक्ति आय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए कैसे हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय समझते हैं भाई। जैसे भाई देखिए हम आपके सामने आए हुए हैं भाई, प्रेजेंट हैं, यहाँ हम उपस्थित हैं आपके सामने। देखिए जैसे तैसे कपड़े पहन के आ गए हैं भाई। अगर हमारी यही प्रति व्यक्ति आय मतलब अच्छा जब हो जाएगा तो आपके सामने हम है ना पूरा एकदम अच्छे कपड़े, जीन्स शर्ट, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आपके सामने क्या होंगे? आएंगे, प्रेजेंट होंगे, है ना। अभी देखिए जैसे भाई हम समझाने के लिए कह रहे हैं आपको, जैसे कि मान लेते हैं हम हमारी मतलब प्रति व्यक्ति आय कम है, हम गरीब हैं, तो क्या करेंगे? दिन भर में मतलब दिन भर में पूरा 24 घंटा में क्या आपका एक बार सुबह खाना खाएंगे, एक बार रात में खाएंगे। वही हमारे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है वो मतलब बढ़ जाएगा आपका, पूरा मतलब स्टैंडर्ड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा प्रति व्यक्ति आय मतलब बहुत ही अच्छा लेवल का हो जाएगा। तो मतलब क्या है, हम देखिए मेरी पत्नी भी इससे है, एक बार खाना मतलब जो है वो सुबह में नाश्ता लगा देगी, और नाश्ते में ब्रेड टोस्ट आपको मिल जाएगा। फिर दोपहर में खाना आपको मतलब अच्छा दाल भात सब्जी, बहुत तरह के वैरायटी सब्जी आपको मिल जाएगा, और हमें मिल जाएगा, है नहीं, यानी हम अपने ऊपर ले रहे हैं एग्जाम्पल। और जैसे फिर आपका शाम में पूरा अच्छा खाना मिल पाएगा। रात में मतलब डिनर में भी आपका बहुत अच्छे मतलब दूध दही है ना, आपका अच्छा मछली मीट मुर्गा ये सब मतलब क्या होगा पूरे पर डे मतलब चलते रहेगा, सप्ताह में 3-4 दिन चलते रहेगा। और आपके सामने देखिए जैसे मान लेते हैं अभी हम आए हुए हैं भाई, है ना, तो जैसे तैसे चले आए हैं, मेरा प्रति व्यक्ति आय अच्छा नहीं है, या मतलब जैसे हम गरीब हैं तो मान लिए कि मेरा प्रति व्यक्ति आय अच्छा नहीं है, गरीब है, तो क्या है जैसे तैसे आ गए। वही मेरा प्रति व्यक्ति आय जब अच्छा हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, तो आपके सामने पूरा हम ठाट बाट के साथ आएंगे, जूता अच्छा पहन के एकदम कैंपस, है ना, आपका पूरा एकदम अच्छा टी शर्ट जीन्स एकदम झाड़ के आएंगे, है ना। तो मैं हाँ, तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है? अच्छे कौन बनाता है भाई? तो प्रति व्यक्ति आय कौन बनाते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल आपके सामने जो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का आपका नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ए नंबर ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, बी नंबर है जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर है सरदार भाई पटेल, और डी नंबर ऑप्शन आपका दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। चलिए हम पहले समझेंगे आपका राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। और राष्ट्रीय आय का जो सबसे राष्ट्रीय आय जो है भाई, इसका सबसे पहले भारत में पता किसने लगाया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी लगाए थे। और कब लगाए थे भाई? तो आपका 1868 में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और कब लगाए थे भाई? तो 1868 ईस्वी में। इन्होंने आपका
आपका नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय क्या बताया भाई किसी का, तो 20 रुपया। आपका राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय किसी भी व्यक्ति का कितना बताया भाई, तो 20 रुपया। कितना बताया, 20 रुपया। और इन्होंने मतलब जो है किसी भी व्यक्ति का जो है प्रति व्यक्ति आय मतलब जो है 20 रुपया का बताया। आपका राष्ट्रीय आय में किसी भी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय यानी 20 रुपया बताया। और इन्होंने किस पुस्तक में इस बात को बताएं, यानी किस पुस्तक में इस बात को इन्होंने लिखे थे, तो उस पुस्तक का नाम था भाई आपका द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस पुस्तक का क्या नाम था, इन्होंने किस पुस्तक में अब प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था भाई, उस पुस्तक का क्या नाम था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। तो आपके सामने सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो भाई भारत के राष्ट्रीय आय का, अपने देश के राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था, तो सबसे फर्स्ट अनुमान लगाए थे दादा भाई नौरोजी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सीधे सवाल की तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरे सवाल आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में, अपने देश में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना काउंटिंग यानी कौन करता है। ए नंबर ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको कि CSO बोलते हैं शॉर्ट में। बी नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी नंबर है आपका वित्त विभाग। और डी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए इसके विषय में हम कुछ जान लेंगे भाई। तो अपने देश में जो है वो आपका अपने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना कौन किया था भाई, भारत में राष्ट्रीय आय की सबसे पहला गणना कौन किए थे, कौन व्यक्ति किए थे, तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना कितना में किए थे, 1868 में। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना कब हुआ था, 1868 में। और सबसे पहले किसने किए थे, दादा भाई नौरोजी। और दूसरी बार भारत में, अपने देश में राष्ट्रीय आय का गणना कौन किए थे, कब किए थे, तो आपका 1925 से 1929 के बीच में किए थे। और कौन किए थे दूसरे बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, तो प्रो वीकी भी रॉय। चलिए आप समझ चुके होंगे, अपने देश में राष्ट्रीय आय का गणना सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी जी किए थे। और कब किए थे, और भाई 1868 में किए थे। चलिए अब समझते हैं CSO ये क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है भाई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब किया गया था भाई, तो 1954 में किया गया था। कब किया गया था, 1954 में किया गया था। और आपके समझ चुके होंगे। अब इसमें एक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक बैंक है। इस बैंक के भी विषय में कुछ बातें जान लेंगे भाई। RBI, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RBI। और इसका RBI का पूरा फुल नाम क्या होता है मेरे भाई, तो RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है, RBI को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था भाई, इस बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीयकरण। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका इस ऑप्शन में एक और बच रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का आपका स्थापना कब हुआ था, 6 अगस्त 1952। तो आपके सामने सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो कौन करता है भाई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है, केंद्रीय, अपने देश में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और सबसे पहले अपने देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी जी लगाए थे। और कब लगाए थे, 1868 में। सवाल है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अब, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था भाई, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में कब से कब तक के समय को, कब से कब तक के टाइम पीरियड को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक के समय को, किस समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में आपका जो है, इकोनॉमी में आपका प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो आपका ए नंबर ऑप्शन है निर्माण, बी नंबर ऑप्शन है कृषि, सी नंबर ऑप्शन है परिवहन और डी नंबर ऑप्शन है व्यापार। चलिए इसमें सबसे पहले समझेंगे भाई अर्थव्यवस्था के विषय में। अर्थव्यवस्था में हम समझेंगे क्षेत्रक के बारे में। किसके बारे में भाई? क्षेत्रक के बारे में समझेंगे, क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? सेक्टर। क्या कहते हैं? क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेक्टर। तो हमारे क्षेत्रक जो है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 टाइप्स के होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र। क्या आता है भाई? पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपका, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई? आपका कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, मछली का पालन, वानिकी, ये सब आपका किस क्षेत्र में आता है भाई? तो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सब चीजें आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है आपका? उद्योग आ जाता है द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग किस में आता है भाई? द्वितीय क्षेत्र में आता है। उद्योग किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र किस में आता है? तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे बैंक वगैरह ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि सेवा देती है बैंक। तो आपके सामने सवाल है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? बिहार में अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है भाई? तो हमारा जो इनकम हमारे बिहार में जो इनकम आता है आपका, वो किससे आता है भाई? आपका कृषि से आता है। किससे आता है? कृषि से। हमारे बिहार में उद्योग नाम का तो कोई चीजें नहीं है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है भाई? तो कृषि है। क्या है? कृषि है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की इनकम में, बिहार की आय में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक योगदान किसका होता है? ए नंबर ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी नंबर है औद्योगिक क्षेत्र, सी नंबर है सेवा क्षेत्र, डी नंबर है कोई नहीं। तो बिहार के बारे में जब भी हम बातें करते हैं भाई, बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिहार के बारे में जब भी बात करेंगे तो प्राचीन बिहार की बात जब भी करेंगे तो प्राचीन बात करेंगे, बिहार के प्राचीन की बात भी करेंगे और आधुनिक में भी बात करेंगे। बिहार के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो बिहार की प्राचीन बात भी करेंगे और अभी आधुनिक की बात, बिहार की आधुनिक बात की भी चर्चा करेंगे। तो बिहार की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें प्राचीन की भी चर्चा करेंगे, प्राचीन के बारे में बताएंगे और आधुनिक के बारे में बताएंगे। बिहार की जब भी बातें करते हैं तो इसमें हम प्राचीन की बात करते हैं और आधुनिक की बात करते हैं। तो प्राचीन और आधुनिक से बिहार में जो है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बिहार की इनकम में, बिहार की आय में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक योगदान किसका होता है? सबसे अधिक योगदान किसका है? तो बताइए भाई। आपका ए नंबर कृषि क्षेत्र, बी नंबर औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग नाम का, फैक्ट्री नाम का आपका कोई यहाँ बिहार में चीजें नहीं है, सी नंबर सेवा क्षेत्र, डी नंबर कोई नहीं। तो बिहार की आय इनकम में जो सबसे अधिक पैसा आता है वो किससे आता है भाई? तो कृषि से आता है। किस क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान इन्होंने सबसे पहले लगाए थे 1868 ईस्वी में। कब लगाए थे? 1868 ईस्वी में। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है। भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी? अपने देश की सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अनुमानित, जो अनुमान किया गया, वो प्रति व्यक्ति आय क्या थी? ए नंबर ऑप्शन 121 रुपया, बी नंबर 21 रुपया, सी नंबर 120 रुपया, डी नंबर ऑप्शन 20 रुपया। तो भारत में, अपने देश में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कब लगाया गया था भाई? तो 1868 ईस्वी में। और इस अनुमान में, प्रति व्यक्ति आय के अनुमान में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया है भाई? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। तो भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, कितना था? तो 20 रुपया। इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सीधे हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2013 से 14 में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? 2013 से 14 के बीच में जो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय
सबसे कम थी। ए नंबर ऑप्शन नालंदा, बी नंबर रोहतास, सी नंबर सिवान, डी नंबर शिवहर। तो 2013 से 14 के बीच में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? तो शिवहर। और इसी में आपसे पूछ दे सवाल भाई सबसे अधिक किसकी थी? तो आपका पटना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? पटना। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके सामने है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी जो है भाई, गरीबी को क्या करती है? जन्म देती है। यह कथन किसका है? यह कथन यानी ये किसने इस बात को बोले हैं भाई? तो जैसे गरीबी, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है भाई तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? गरीब होते जाएगा। कोई भी व्यक्ति क्या है? गरीब है तो उसके मतलब जो कोई भी व्यक्ति गरीब है तो गरीबी मतलब जो है पीढ़ी दर, कोई भी व्यक्ति किसी परिवार में गरीब है तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? गरीब होते जाएगा। उसका अगला भी पीढ़ी क्या होगा? और गरीब हो जाएगा। मतलब जो और उसके पीढ़ी, उसका अगला और पीढ़ी क्या होगी? गरीब और गरीब हो जाएंगे। तो गरीबी ही क्या करता है भाई? गरीबी को जन्म देता है। यह कथन किसका है? तो रेगनर नर्क्स का है। किसका? रेगनर नर्क्स। आप सभी को भाई वीडियो कैसा लगा? आप सभी वीडियो कमेंट में बताइएगा इसका राय। तब तक के लिए सब भाई को जय हिंद।